वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका देख लिया है, आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले समय में क्या देखा था, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आज हम क्या देखेंगे, इसके चित्र को देखते हैं, उसके बाद इसे समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि खेतों में कार्य कर रहे गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशक का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों के फसल की जुताई। चलिए हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ कुछ चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है कुछ किसान मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक किसान बैलों के द्वारा जो है खेत को जोत रहा है। यहाँ पे जो किसान है उसे छिड़काव के तरीके और उसके पास छिड़काव के यंत्र भी है, कीटनाशक छिड़काव के लिए, मतलब कीटनाशी यंत्र है। और यहाँ पे जो है एक किसान क्या कर रहा है, हाथों से इस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि बैलों के द्वारा जो है खेतों को सींचा जा रहा है। और यहाँ पे देखें कि जो बीज की बुआई हो रही है वो ट्रैक्टर के द्वारा हो रही है। इन चित्रों को आपको देखकर यह समझ में आ रहा होगा कि कहीं तकनीकी सुविधा की सहायता से जो है खेती की जा रही है, तो कहीं जो है वो हाथों के द्वारा और जो भी उनके पास साधन है उनके द्वारा खेती की जा रही है। इससे आप क्या समझ सकते हैं, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ दो तरीके के किसान हैं। एक जो मध्यम वर्ग के किसान हैं जिनके पास सीमित भूमि है और वे मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, उनके पास जो है तकनीकी सुविधा कम है। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे किसान हैं जो उच्च वर्ग वाले किसान हैं जिनके पास किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, इसलिए उनके पास कीटनाशक और ट्रैक्टर जैसे यंत्र हैं ताकि वो खेती जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए इसे हम समझते हैं। आपने इन पिक्चरों को ध्यान से देखा। अब इस पिक्चर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर हम अपनी समझ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र 1.5 में दिखाया गया है, क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयोग भूमि को छायांकित कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारा चित्र देखा, आप उसमें जो है छोटे वर्ग के किसान जिनके पास तकनीकी सुविधा कम है, आप उसे छायांकित कर सकते हैं। देख लीजिए कि ये छोटे किसान हैं, ये भी एक ही परिवार के कई लोग जो हैं एक साथ काम कर रहे हैं और ये भी छोटे किसान हैं, ये भी जो है छोटे किसान का एग्जाम्पल है। तो आप इन्हें आसानी से छायांकित कर सकते हैं। आप दूसरी क्वेश्चन पे अपनी समझ बनाते हैं। किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते होंगे। मान लीजिए कि जो सीमित किसान है उनके पास, जैसे कि यहाँ हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे आप समझ लिए कि यहाँ पे कुछ छोटे किसान हैं जो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सीमित भूमि है और इनका जो गुजारा है इतनी ही भूमि से होता है, इसलिए ये लोग सब कोई मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है, छोटे वर्ग के किसान हैं। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि आरेख 1.1 में भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया है। इससे कक्षा में आप चर्चा कर सकते हैं। आप भी अपनी कक्षा में और अपने मित्रों के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 1.1 में दिए गए चित्रों कृषि के क्षेत्र के कृषकों का जो वितरण है उसे हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मझोले और बड़े किसान है और ये क्या है, सीमांत और छोटे किसान। आप क्या देख रहे हैं कि भूमि का कितना जो भाग है 55.4 जो है ये आसानी से खेती कर रहे हैं। यहाँ 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है इनके पास। और ये देखिए यहाँ कृषकों की संख्या में जो है सीमांत एवं छोटे कृषक हैं जिसमें कि उनके पास केवल 15% के रूप में खेती वे कर रहे हैं। 2 हेक्टेयर से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। आप इस अंतर से ही समझ सकते हैं कि छोटे किसानों के पास कितनी कम भूमि है और बड़े किसानों के पास कितनी अधिक भूमि है। ये जो सोर्स है, मतलब ये जो चित्र है, ये पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2017 एवं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017 कृषि सहयोग एवं किसानों के कल्याण विभाग कृषि जनगणना 20/11/12 के अनुसार यह चित्र दिया गया। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए चर्चा करें कि आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है। हाँ, हम इससे सहमत है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े किसान हैं उनके पास तकनीकी की हर सुविधा मौजूद है, लेकिन जो नीचे वर्ग के किसान हैं उनके पास जो है तकनीकी सुविधा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इनके पास समान भूमि है जिस पर वो लोग परिवार के लोगों के साथ मिलकर खेती करते हैं। क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है? हाँ, भारत के बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति है। आप भी अपने राज्य की चर्चा करें, अपने मित्रों से पूछें जो किसी अन्य राज्य में रहते हैं, आपको उन दोनों में अंतर आसानी से मालूम चल जाएगा। अब चलिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि श्रम की व्यवस्था कौन करता है। भूमि के पश्चात जो श्रम होता है, जो आदमी काम करता है, इसका उत्पादन दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम खेती करते हैं इसमें तो केवल एक प्रक्रिया नहीं होती है, जो जुताई, बुआई, कटाई, रोपनी, इन सारी प्रक्रियाएँ आती है। उसके बाद खेतों को देखना और भी बहुत सारे होते हैं। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में
स्वयं काम करते हैं ताकि उन्हें बाहर से किसी श्रमिक को ना बुलाना पड़े। अगर हम बाहर से श्रमिक को बुलाएंगे तो क्या होगा, उन्हें वेतन देना पड़ेगा। इसलिए जो छोटे वर्ग के किसान होते हैं वो अपने परिवारों के साथ मिलकर खेती करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं करते हैं। मझोले और बड़े किसान जो होते हैं वे अपने खेत पर दूसरे श्रमिकों को लेकर आते हैं किराए के रूप में और उन्हें पैसे भी देते हैं। चलिए अब हम श्रम की व्यवस्था कौन करेगा ये समझ गए, जिनके पास पैसे हैं। और जो उन्नत किस्म के किसान हैं वो क्या करते हैं, श्रमिक को किराए पे रखते हैं। जो मझोले और छोटे वर्ग के किसान हैं वो क्या करते हैं, खेती के लिए अपने ही लोगों का श्रम में प्रयोग करते हैं। आइए चर्चा करें कि खेतों में किए जाने वाले कार्य चित्र को 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। चलिए पहले हम ऊपर के चित्र को समझे कि यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस चित्र को देख लिया, अब इस चित्र पे अपनी समझ बनाइए कि आप इस चित्र को कैसे एकत्रित कर सकते हैं। मतलब नंबर 1 के क्रम में कौन लगेगा, नंबर 2 के क्रम में, नंबर 3 के क्रम में और नंबर 4 फिर 5 और 6 के क्रम में कौन लगेगा। आप इन्हें क्रम अनुसार सजाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। खेतों में काम करने के लिए जो है श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं। जो गरीब होते हैं वो ही क्या करते हैं, उन्नत किस्म के किसानों के यहाँ काम करते हैं। बहुत छोटे प्लॉट में खेती करने वाले परिवारों से खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी या नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। चलिए इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए कि जो बड़े वर्ग के किसान होते हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि उनके पास ज़मीन है तो वो ज़मीन का बंटवारा करके इस पर जो है अलग अलग श्रमिकों से खेती करवाते हैं। श्रमिक जो यहाँ खेती करने आते हैं तो वो इसके स्वामी नहीं होते हैं। इस पर उपजा हुआ जो मतलब अन्न है वो इनको पूरी तरीके से नहीं मिलता है। जो भी इनके मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, खेती हो जाने के बाद खेती की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है और कटाई वगैरह कर ली जाती है तो बदले में नहीं या तो पैसे दिए जाते हैं या फिर अन्न का कुछ भाग दे दिया जाता है या फिर खाने के लिए भोजन केवल दे दिया जाता है। तो बस मजदूरी वगैरह मिलती है, इनका इस पर कोई हक नहीं होता है मालिकाना। चलिए अब हम इस पिक्चर को समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि डाला और रामकली के बीच बातचीत होती है। डाला और रामकली के गांव में सबसे निर्धन नागरिकों में से एक है। डाला और रामकली क्या है, दोनों आपस में स्त्रियां बातचीत करती हैं, जो कि डाला और रामकली गांव के सबसे गरीब नागरिक में से एक है। चलिए अब इस चित्र को हम समझते हैं कि इसके माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आजकल जो है काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। मतलब जो है डाला वो कहता है रामकली से अपने बारे में बताता है। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी एक हार्वेस्टर खरीदा, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम मिलेगा और पिछले वर्ष मैंने पूरे 5 माह से भी कम समय में काम किया था। चलिए इन बातों को समझते पहले यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आजकल काम मिलना कठिन हो गया है। केवल बड़े किसान ही क्या करते हैं, हमें रखते हैं और छोटे किसान नहीं रखते हैं। और बड़े किसान अगर रखते तो बहुत कम दिनों के लिए। हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक खेती वाली ज़मीन है तो उस पर केवल 1 या 2 किसान नहीं काम करते, 4-5, ताकि काम जो है वो आसान हो सके। कोई भी बड़े काम को अगर हम बांट लेते हैं तो उसे बहुत सारे आदमी मिलकर बहुत कम समय में समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसान जो है अपनी आप बीती बता रहे हैं कि हमें अगर काम मिलता भी है खेती में तो बस कुछ दिन के लिए मिलता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं मिल सकता है। उसके बाद घनश्याम एक बड़ा किसान है, वो क्या बता रहे हैं, उसने भी एक हार्वेस्टर खरीदा है। क्योंकि हार्वेस्टर खरीद लेने के बाद क्या होता है कि जो मजदूर का काम है वो हार्वेस्टर ही कर लेगा, तो यहाँ मजदूरों की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए पूरे वर्ष में केवल 5 माह ही काम मिला। जिन लोगों ने हार्वेस्टर नहीं खरीदा था, ट्रैक्टर नहीं खरीदा था, केवल वही लोग मजदूरी करवाते थे। इसके अलावा जो है काम मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गढ़ाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आजकल जो है मशीन से ही सारे काम हो जाते हैं और मशीन से हो जाते तो कम समय से, कि ट्रैक्टर कटाई के लिए, हार्वेस्टर गढ़ाई के लिए, थ्रेसर भी है। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, खेत में। और जो कुछ लोग बच गए वो क्या करते हैं, खरपतवार पर नाशक छिड़कते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में उनसे 1000 रुपये लिए थे उधार। जब खेतों में काम नहीं मिल रहा था तो मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमा। तो एक किसान अपने बारे में बता रहा है कि पिछले वर्ष मुझे दिक्कत हो जाने के कारण जो है साहूकार से ऋण लेना पड़ा था 2000 का, और मैंने जो है 1000 रुपये जो है वो ले लिए थे गर्मियों के मौसम में। लेकिन अब तो मेरे पास काम नहीं है तो मैं उन्हें कैसे चुकाऊंगा, जबकि मैं अपने मतलब परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाता हूँ। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि अब किसान जो है वो
खेती में मजदूरी का काम नहीं कर सकते, इसलिए वो कोई और काम ढूंढ रहे हैं। मेरी स्थिति से भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहा है। मतलब उन्होंने कर्ज लिया था जिस कारण जो है उन्हें ऋण नहीं दिया गया। तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, डाला और रामकली आपस में अपने अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि किसानों की स्थिति जो है कितनी ख़राब हो जाती है जब उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें दूसरे जगह काम ढूंढना पड़ता है, यहाँ तक कि उनका भरण पोषण भी नहीं हो पाता है ठीक ढंग से। अब चलिए आगे समझते हैं कि मजदूरी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के फसल में और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे कि बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में काफ़ी भिन्नता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेषण जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। मतलब इसमें जो काम मिलता है किसानों को वो अलग अलग तरीके से मिलता है, कुछ माह के लिए मिल सकता है, कुछ वर्ष के लिए मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी अपने मैदान पर खेती करवाता है तो हो सकता है कि वो केवल बुआई के लिए रखा हो, कोई हो सकता है केवल कटाई के लिए रखा गया हो, तो इस तरीके से कुछ देख रेख के लिए रख सकते हैं। तो ये कुछ माह के काम होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई कोई किसान होते होंगे जिन्हें पूरे वर्ष का काम मिलता है, तो काम को इन आधार पर बांटा गया है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, मतलब इसके पास भूमि नहीं है, ये दूसरे जो श्रमिक हैं बड़े ऊंचे किसान उनके यहाँ काम करते हैं। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढना पड़ता है। मान लीजिए कि जिस समय खेती होती है उस समय वो कर रहा, अगर वो काम उससे छूट जाए तो बदले में उसे दूसरा काम करना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का वेतन जो है वो 300 रुपये है। मार्च जो है 2017 में से निर्धारित किया गया, लेकिन डाला को तो मात्र 160 मिलते हैं, मतलब इनसे भी कम मिलता है। और पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, मतलब कुछ लोग इतना कमाते हैं कि अपनी भूमि पर दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जिन्हें ठीक से मेहताना भी नहीं मिल पाता है, मतलब मंथली पैसे इन्हें नहीं मिल पाते हैं। रोजगार के कारण जो है, रोजगार की कमी के कारण ये अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं ताकि हमें जो भी पैसा आ सके। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है कि जो एक अन्य खेतीहर श्रमिक है, डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धतम व्यक्तियों में से एक है। मतलब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा गरीब है और अपने अपने गांव के बारे में बताते, जिसने आपने देखा कि रामकली की स्थिति जो है वो डाला से और भी ज़्यादा बदतर है। इसीलिए इन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करना पड़ता है, तो कोई भी काम ये लोग करने को तैयार हो जाते हैं जिसका वेतन क्या होता है इनके काम के अनुसार नहीं होता है, काफ़ी कम होता है। डाला तथा रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं? काम नहीं मिलने के कारण क्या है ये गरीब, अगर रोजगार मिले और अच्छी श्रमिक के द्वारा जो है मेहताना मिले तो ये गरीब नहीं होंगे। जैसे कि आप और भी चीज़ें सोच सकते हैं, बहुत सारे मशीनों के आ जाने के कारण जो है श्रमिकों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि श्रमिक का काम तो मशीन ही कर देते हैं, तो इन्हें काम मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल हर आदमी सोचता है कि बड़े किसान हैं वो भी सोचते हैं कि हम क्यों अपना पैसा श्रमिक में वेस्ट करें, उतना पैसा जमा करके कोई नई मशीन खरीदें ताकि जो है हम दूसरे श्रमिकों को मजदूरी न दे सके। इस कारण जो है डाला और रामकली जैसे किसान जो है श्रमिक जो है उनका काम बंद हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव हैं और दोनों जो हैं गाँव में एक 850 परिवार में 250 अधिक पुरुष ऐसे हैं पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाके या दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे हैदराबाद, नागपुर में काम करते हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गाँव में है। लोग प्रवास क्यों करते हैं, क्या आप बात की व्याख्या कर सकते हैं? अपनी कल्पना के आधार पर बताइए कि गोसाईपुर और मझौली में प्रवासी अपने गंतव्य पर किस तरीके से काम करते हैं। आप इन बातों को सोच सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव, इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे श्रमिकों को अब काम नहीं मिल पाता। मतलब एक तो इतने ज़्यादा किसान जो उच्चतर वर्ग के किसान हैं, उच्च वर्ग के, वो लोग काम अब श्रमिक से कम करवाते, क्योंकि उन्होंने अत्याधुनिक मशीन खरीद लेने के कारण श्रमिकों का काम जो है वो आजकल कम हो गया। इसलिए ये लोग अपना पेट तो पालेंगे ना, कैसे भी तो इन लोगों को काम मिलना ही चाहिए। इसलिए गोसाईपुर और मझौली या फिर और बहुत सारे गांव के जो निवासी हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पलायन कर लेते हैं, मतलब दूसरे जगह चले जाते हैं, अपना प्रवेश जो है वो बदल लेते हैं और प्रवास कर लेते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं काम की तलाश में। जैसे आपने सुना होगा कि मुंबई और दिल्ली जैसे इलाकों में ज़्यादातर मजदूर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं और जो मालिक होते हैं उनको मजदूर चाहिए होते हैं, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं अपने गांव को छोड़कर बाहर शहर चल जाते हैं कमाने, ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ गए होंगे। आप भी कल्पना करें और आप भी आंसर बताएं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या होती है? आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगातों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। चलिए, अब हम इसे समझते हैं कि बहुत छोटे जो किसान होते हैं गाँव में,
वो क्या करते हैं, तो उनके पास कम भूमि होती है और वे सोचते हैं कि हम अपना अधिक मतलब कैसे मुनाफा कमा सके, जिसके लिए उन्हें अत्याधुनिक मशीन चाहिए। कुछ मशीन खरीदने के लिए और बीज वगैरह खरीदने के लिए क्या होता है, तो ये साहूकारों से ऋण ले लेते हैं। बदले में अगर ये ऋण नहीं चुका पाए, इनके यहाँ खेती ठीक से नहीं हो सकी और अपने जो अनाज है उनको कम दामों पर बेचना पड़ा, तो इन्हें इन चीज़ों का नुकसान सहना पड़ता है और बदले में जो है साहूकार को पैसे जो हैं वो कर्ज के रूप में भी चुकाने पड़ते हैं, वो भी ब्याज के साथ। उसके अलावा जो है इन्हें बहुत तरीके का कष्ट भी सहना पड़ता है, कभी कभी तो इन्हें अपनी ज़मीनों को भी गिरवी रखना पड़ता है। चलिए आगे समझते हैं कि सविता एक लघु कृषक है, उसकी कहानी जाने। इस कहानी से हमें यह जानने को मौका मिलेगा कि जो भारत के किसान हैं उनकी स्थिति कैसी है, कि वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती औजारों की मरम्मत कराने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसे खेतों में श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उसे घर के कामों में बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। चलिए आप सविता की कहानी को समझते हैं। सविता क्या है, तो एक लघु कृषक है, मतलब छोटी किसान है। उसके बाद वो एक विवाहित महिला जिसमें उसके 3 बच्चे हैं। इन 3 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उसे जो है मतलब आवश्यक पूंजी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इसलिए उसके पास जो 1 हेक्टेयर की भूमि है वहाँ पर वो गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। इस प्लानिंग में उसे जो है कीटनाशक, पानी भी आवश्यक चाहिए और औजार वगैरह भी चाहिए। तब उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। वो क्या करती है, पैसे लेने के लिए महाजन और साहूकार के पास जाती है और उसे पैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन 24% की मजदूरी पर। कि अगर उसे जब उसका गेहूं की खेती हो जाएगी तो वो 100 रुपये प्रतिदिन उसके यहाँ काम भी करेगी। तो इसके लिए सविता के लिए यह चीज़ें बहुत दिक्कत की बात है कि उसे घर भी संभालना है, अपना खेत भी देखना है और बदले में उसे साहूकार के यहाँ काम भी करना है, 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करना है। तो वो इस तरीके का ऋण चुकाने के लिए और अपने परिवार की पूर्ति के लिए वो क्या करती है, तो बहुत कम मजदूरी पर ही वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। आप भी सोच सकते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे कर्ज जो है वो नहीं मिल पाता। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह की आवश्यक पूंजी की व्यवस्था वे कर लेते हैं। और इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जो छोटे किसान होते हैं उनके विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास असंख्य जमीन होती है, उस पर ये बहुत आसानी से खेती कर लेते हैं। चावल, दाल, गेहूँ और भी बहुत सारी चीज़ें ये उगाने के बाद वो उसे मार्केट में बेच देते हैं। तो इनसे जो उनको पूंजी मिलती है वे उस पूंजी को ब्याज पर भी लगा देते हैं, इससे वो मुनाफा कमा लेते हैं और बचत भी हो जाती है बहुत आसानी से। जब ये ब्याज पर पैसे लगाते हैं तो इन्हें दुगने समय पर पैसे मिल जाते हैं और ये अपने जो सामान है उनको भी ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अगर किसान इनसे बंधे हुए हैं, छोटे वर्ग के किसान, तो उन्हें कम पैसे देकर क्या करते हैं, ये अपनी भूमि पर उनसे काम करवा लेते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, इसका बचत कर पाते हैं। हम अगले भाग में भी इसका उत्तर देखेंगे। चलिए हम समझते हैं अब तक की कहानी। हमने उत्पादन के 3 कारक भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में प्रयोग में पढ़ा। अब आइए हम दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति से या फिर नीचे वर्ग के लोग। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे क्या करते हैं, कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत जो है उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है, मतलब श्रम के विपरीत उन्हें जो है अच्छे तरीके से पैसे नहीं मिल पाते, जिस कारण जो है क्या होता है कि उत्पादन जो है वो दुर्लभ कारक हो जाता है, क्योंकि वे कुछ उगाएंगे ही नहीं और उन्हें अच्छे पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो कैसे उत्पादन कर पाएंगे। जो भी उनका उत्पादन हुआ है उसको आधे दामों पर या कम दामों पर बेचना पड़ता है। कृषि भूमि का क्षेत्र क्या है, उनका सीमित है और इसके अतिरिक्त जो उपलब्ध भूमि है वो क्या है, असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। मतलब छोटा सा जमीन है जिसमें वो क्या है, असमान रूप से खेती करते हैं। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो कि भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और उनका उपयोग जो है वो हद से ज़्यादा करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। खेती की आधुनिक विधियों से
की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मतलब खेती की आधुनिक विधियों में क्या होती है, अत्यधिक श्रम और पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर क्या है कि प्राकृतिक संसाधन है, जबकि यहाँ पे कुछ प्राकृतिक संसाधन और जबकि कुछ क्या है, मानव निर्मित संसाधन। पूंजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि क्या है, यहाँ स्थिर है। जैसे कि वो प्राकृतिक संसाधन में अगर भूमि आ जाती है तो उसका बढ़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन मानव निर्मित संसाधन चीज़ें जो हैं हम उसको बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह देखभाल करें। देखिए, जैसे मैंने इसे एप्रोप्रिएट वर्ड के अनुसार भरा, आप भी सोचिए और आप भी क्या करें, इसे अपने शब्दों में भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखिए और मिलाइए कि ये कितना प्रतिशत जो है आपका मतलब सच होता है और क्या होता है, सही होता है। चलिए आगे समझते हैं। अधिशेषण कृषि के उत्पादनों की बिक्री। अब ये क्या है, मान लीजिए कि किसानों के उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे अपने परिवारों के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेषण गेहूँ होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है और इसमें से एक बड़ा भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसानों ही बाजार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेचते हैं। चलिए इसे हम समझते हैं कि अधिशेषण कृषि उत्पादन की बिक्री क्या होती है। मान लीजिए जो गरीब वर्ग के किसान हैं, वो भी जो खेत में कुछ उगा रहे हैं, गेहूं वगैरह या चावल वगैरह, तो उनका जो परिवार है वो क्या है, तो परिवार की जनसंख्या के लिए उन्हें गेहूं की बचत करनी पड़ती है और उनके पास कम जमीन है, वे गेहूं जितना उगा पाते हैं अपने परिवार के बचत के लिए रख लेते हैं। बाकी जो बच जाता है उसे गाँव शहरों में जाकर बेच जाता है, लेकिन उनके पास कम गेहूँ है तो वो कम ही उसे बेचकर कम मुनाफा कमा पाते हैं। इसका फ़ायदा जो है वो बड़े किसानों को मिलता है। वो आसानी से अपने गेहूं को बेचते हैं और दोगुने दामों पर बेचकर क्या करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और क्या करते हैं, बचत भी कर लेते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि में 350 क्विंटल अधिशेषण गेहूं प्राप्त होते हैं और अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेचता और अच्छी कमाई होती है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करते हैं, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह से अधिकांश पैसा बैंक ने अपने खातों में जमा कर दिया। उसके बाद उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिसे कर्ज देने की आवश्यकता थी। उसका बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों कि एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना था, दूसरे ट्रैक्टर में उसे स्थिर पूंजी में वृद्धि भी हो जाएगी। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा सविता के बारे में, दूसरा एग्जाम्पल तेजपाल सिंह जो कि उच्च वर्ग का किसान है। इसके पास किसी भी तरीके से पैसों की कमी नहीं है। जितना इसने गेहूं का उत्पादन किया उतना उसने बाजार में दुगने दामों पर बेच लिया, जिससे इसको फायदा मिला। जो उससे पूंजी आई तो उसने उसे अपने बैंक में जमा करवा दिया। उसके अलावा जो पैसे बचे उसको ऋण के रूप में लगा, जैसे कि सविता जैसे छोटे किसानों को, उसके बाद वो ब्याज से दुगना पैसा कमा सके। जिससे ब्याज से वो दुगना पैसा कमाए, उससे वो एक संसाधन पूंजी खरीद सके, यानी कि ट्रैक्टर, जो कि स्थिर पूंजी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तेजपाल सिंह जैसे और बहुत सारे किसान जो है कर पाते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े किसान, मझोले किसान भी खेत अधिशेष कृषि उत्पादन को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा रखा जा सकता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्य के लिए पूंजी कहते हैं। अब जो इनके पास पैसे बच जाता है ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के बाद भी, तो ये क्या करते हैं, अलग से दुकानें बना लेते हैं, जहाँ पर ये लोग अपना अलग व्यापार व्यवसाय कर सकें, जिसको गैर कृषि कहा जाता है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर की खेती में प्रमुख उत्पादन क्रिया। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले 25% लोगों की कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य, जैसे कि डेयरी यानी कि दूध का उत्पादन। जो किसान होते हैं, बड़े वर्ग के किसान, वो क्या करते हैं, तो खेती के अलावा डेयरी उत्पादन भी करते हैं। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी प्रचलित है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है और शाहपुर शहर के 2 व्यापारी में रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है। वहाँ से दूर दराज में शहरों और कस्बों में बेचा जाता है। अब चलिए हम इसे समझते हैं कि डेयरी अन्य प्रचलित क्रियाएं क्या है। कि जैसे कि बड़े वर्ग के किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो बड़े वर्ग के किसान जो भी पूंजी बचाते हैं उससे वो डेयरी उत्पादन करते हैं और भी बहुत सारे व्यापार व्यवसाय करते हैं, जिसमें कि वो क्या करते हैं, अपनी गाय और भैंसों को अच्छे चारे खिलाते हैं, जिससे कि उन्हें दूध काफ़ी अच्छा हो
और अगर उन्हें दूध की उपलब्धता हो जाती है तो वे रायगंज जैसे बड़े बाज़ारों में से बेच आते हैं, जहाँ से उन्हें अधिक मुनाफा मिलता है। और भी बहुत सारे दूर दराज है जहाँ वो ट्रैक्टर के माध्यम से और गाड़ियों के माध्यम से क्या करते हैं, इसे बेच देते हैं, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। चलिए आइए चर्चा करते हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि हम 3 किसानों के उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने गेहूँ को बोया और यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। देखिए कि स्तंभ 2 दूसरा किसान, प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूँ का उपभोग समान है। देखिए स्तंभ 3 तीसरा किसान चलिए इसे समझते हैं। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग करता है। देखिए स्तंभ 3 तीसरा किसान, इस वर्ष के स्तंभ अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना होता है। चलिए अब इन चीज़ों को समझे कि पहला किसान क्या करता है, तो वर्ष में 100 उत्पादन करता है और देखिए 100 उत्पादन किया, 40 को उपभोग किया, 60 इसे बच गया और अगले वर्ष इसने 60 क्या कर लिया, उसे बचाकर व्यापार कर लिया। दूसरे वर्ष क्या हो गया, जो 60 बचा था उसे वो इसमें लगा दिया तो वो दुगना हो गया। फिर उपभोग उतना 40 का ही करता है, तो आप 120 में से 40 घटा दीजिए, जितना बचेगा आप उन्हें यहाँ क्या करिए, लिखिए। और अगले वर्ष जो है वो पूंजी कैसे करेगा, अब जो भी चीज़ें बच जाएंगी, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे घटा देते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको 80 हो गया और वो क्या करेगा, अगले साल के लिए वो 80 बचा लेगा। उसके बाद आप इसे खुद जोड़ें और आगे बढ़े कि वर्ष 3 के लिए उसने क्या क्या किया जाएगा। तो पहले जितना बच गया था वो इसमें हम जोड़ के फिर अगला उसका निकालते जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते दूसरे किसान के बारे में कि उसने क्या किया, वर्ष में 80 उत्पादन किया, 40 जो है वो उपभोग कर लिया, तो उसे क्या बचा, 40 ही बच पाया और 40 इसने क्या किया, रख लिया। अगले वर्ष की पूंजी में क्या हो जाएगा, 80 को जोड़ दीजिए 40 में, उसके बाद जो भी 40 उपभोग बची तो अब इसको आप घटा लीजिए, तो आपके पास कितना हो गया, 120 में से इधर 140 चला गया। अब जो भी बचा यहाँ पे लिखिए और अगले वर्ष की पूंजी में कितना बचा उसे लिखिए, फिर अगले 3 वर्षों के लिए कितना होगा, कितना बचेगा, आप इसे खुद भी भर कर देख सकते हैं। अब आगे चलिए इसे तीसरे समझते। तीसरे किसानों ने क्या किया, तो उत्पादन में ये 60 कमाया, 40 को उपभोग कर लिया, तो क्या बचा, इसका 20 ही बच पाया। और यहाँ भी इसने क्या किया, अगले वर्ष के लिए 20 पूंजी बचाया, तो 60 और 20 क्या हो गया, 80। इसने 80 उत्पादन किया, 40 उपभोग कर लिए, तो उसके पास क्या बचा, 40। ये भी अगले वर्ष के लिए क्या करेगा, 40 उत्पादन करेगा। अब जो भी हमारे यहाँ आएगा उसको आप अगला जोड़ दीजिए, फिर इस अगले से आप निकाल लीजिए। तो आपको क्या समझ में आया इससे कि तीनों किसानों ने गेहूं के 3 वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए कि सबसे ज़्यादा किस किसान का होगा, जिसने सबसे ज़्यादा बचत की, इसका अधिक था तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, पहला किसान का। आपको सबसे ज़्यादा अधिक निकलेगा। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, वो उत्पादन जारी रख सकता है। उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा, तो उसे अन्य किसानों के मुकाबले क्या है, कम वृद्धि हुई होगी, तो इसे क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। तीसरे किसान जो वो निम्न वर्ग के किसान हैं। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण, जिस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं। शहरों और कस्बों में फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर भी लिया जाता है। पालमपुर में जो लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण है, यहाँ पे 50 लोगों से कम ही लोग क्या करते हैं, विनिर्माण कार्य में लग जाते हैं और जो बच गए हैं वो लोग फैक्ट्रियों और शहरों में जाकर काम करते हैं। पालमपुर में विनिर्माण की प्रक्रिया जो बहुत ही सरल होती है, उसमें छोटे पैमाने पर ही काम किया जाता है, बड़े पैमाने पर काम नहीं किया जाता है। घरों या खेतों में यह काम कर लिया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लिया जाता है, मतलब हमेशा नहीं लिया जाता, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। अब चलिए हम 2-3 कहानी को समझें और जाने मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो कि बिजली से चलती थी। उसने अपने पंखे खेत में लगाए और पहले गन्ने को पेरने का काम किया बैलों की मदद से किया जाता था। अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। चलिए अब इसे समझते हैं कि मिस्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी होगी। मान लीजिए कि पहले जो है मिस्री लाल गुड़ बनाने के लिए बैलों का प्रयोग किया करता था, लेकिन अब जो है उसने जनरेटर खरीद लिया। अब जनरेटर खरीदने से क्या होगा कि वो गन्ने के रस को आसानी से निकाल लेता था। इसमें बिजली की खपत भी होती थी, तो जब उसने जनरेटर खरीद लिया और बिजली से इसको चलाना शुरू किया, तब जो है अन्य जो अगल बगल के किसान थे उनसे भी ये अपना गन्ना ले लेते और उसके बाद उससे निकाल कर रस फिर गुड़ तैयार कर मार्केट में बेचते थे। तो कुछ फ़ायदा इन्हें होता और जो भी गुड़ बेच कर लाते उसका बंटवारा जो है अन्य श्रमिकों में भी किया जाता है, तो इससे कुछ फ़ायदा इन्हें होता था। इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है, तो मिस्री लाल। और इसमें कौन श्रम करता है, तो जो मशीन वगैरह हो गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिस्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहे? तो चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मिस्री लाल नहीं लाभ कमा पा रहा था तो इसके पीछे कारण क्या थे,
कि अगर मान लीजिए कि उसके पास केवल बैल होते हैं तो वो क्या करता, उसमें बहुत ज़्यादा उसे समय भी लगता, और समय लगने के कारण क्या है कि वो बहुत लेट से इसे निकाल पाता, पूरा दिन व्यस्त रहता। लेकिन जब वो मशीन खरीद लिया तो आसानी से क्या करता, रस निकाल कर, और भी बहुत सारे किसानों से वो भी गन्ना लेकर तैयार कर लेता था, तो फिर बाहर गुड़ को शहरों में बेचता। अगर उसे फ़ायदा या मुनाफा हो रहा है तब तो वो श्रमिकों को देने में उसे आसानी होती है, लेकिन अगर उसे मुनाफा नहीं हो रहा है तब बदले में वो किसानों को जो भी जिनसे वो गन्ना लिया था उनको श्रमिक देने के कारण उसके पास कुछ भी नहीं बच पाता, इस कारण उसका लाभ जो है वो नहीं बढ़ पा रहा था। क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है? हाँ, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे क्या हो सकती है, उसे हानि हो सकती है, और आप सोचें और हमें बताएं कि इसमें क्या क्या हानि होगी। मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारी को क्यों बेचता था? क्योंकि शहर में जो है गांव से अच्छे दाम उन्हें मिलते थे। पालमपुर के दुकानदार, पालमपुर में ज़्यादातर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते थे। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, चलिए समझते हैं। जिस समय जो है कोई भी वस्तु के दाम नहीं दिए जाते थे, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे चावल खरीद रहे हैं तो बदले में आप हमको क्या देंगे, गेहूँ देंगे। अगर हम आपसे दूध खरीद रहे हैं तो बदले में आप हमको तेल देंगे। तो होता क्या था, इस कारण जो है सही दाम हमें नहीं मिल पाता था। मतलब कहीं ना कहीं हमें लॉस की प्रक्रिया, जैसे कि मान लीजिए कि रामू के पास एक बकरी है और श्यामू के पास क्या है, एक गाय है। अगर वो बकरी बेचना चाहता है तो बदले में उसे अपनी गाय देनी पड़ेगी। तो यहाँ लॉस हो रहा है, इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली हट गई और अब जो है किसी वस्तु के बदले जो है उसका उचित दाम दिया जाता है। पालमपुर के व्यापारी दुकानदार है जो शहरों के थोक बाजार से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी मिलते हैं। ये शहर से लाकर क्या करते हैं, पालमपुर के दुकान जो वो गांव में बेचते हैं। कुछ परिवारों में जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल ली है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। वैसा क्यों करते हैं, आप भी सोचें, वैसा क्यों करते होंगे? क्योंकि उन्हें जो खेती है उनसे उनकी ज़रूरत की पूर्ति नहीं हो पाती होगी, या जो बड़े किसान हैं वो अधिक मुनाफा के लिए क्या करते होंगे, तो इस तरीके के दुकान बनाते होंगे। करीम की कहानी। करीम ने गाँव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला। हाल में कई वर्ष में विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गाँव के कई छात्र जो है कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गाँव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं आरंभ कर दी। हाई स्कूल से छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। करीम की पूंजी और श्रम किस रूप में मिश्री लाल से पूंजी में श्रम में भिन्न भिन्न है। उसने क्या किया था, मिश्री लाल ने जनरेटर खरीदा था और बाकी अन्य किसानों से जो है गन्ने लेकर उसका उत्पादन किया। लेकिन करीम ने क्या किया, एक कंप्यूटर खरीदा और ऐसे जगह पर अपने संयंत्र को लगाया गया जहाँ पर लोग आते जाते हैं, मतलब स्टूडेंट आते जाते हैं। और करीम ने क्या किया, तो वहाँ पे जो 2 महिला थी उसके गांव की, उनकी डिग्रियों का उपयोग करके उन्हें काम में लगाया। तो इन दोनों की पूंजी भी अलग अलग है और श्रम भी। वहाँ उसे लेबर अपने शरीर से करना था, यहाँ उसे लेबर अपने दिमाग से करना पड़ा। करीम को जो है अपने दिमाग से लेबर करना पड़ा और जो है मिश्री लाल को अपने शरीर से श्रम करना पड़ा। इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किए, संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। क्योंकि उसने यह ध्यान नहीं दिया होगा और वे करीम की तरह पढ़े लिखे नहीं होंगे। उन्होंने बाकी गांव के लोगों पर भी ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ कौन कौन से लोगों ने कंप्यूटर सीखा है। करीम ने इस बात को ध्यान दिया ताकि वो समझ पाया कि यहाँ कंप्यूटर की आवश्यकता है और इसे चलाने वाले के लिए भी, इसलिए उन्होंने उन दोनों स्त्रियों को काम पर लगाया होगा और कंप्यूटर केंद्र जो है वो शुरू किया, ताकि वहाँ पे आने जाने वाले बच्चे जो हैं शहर के बाहर जाकर नहीं सीख सके, बल्कि हमारे यहाँ ही कंप्यूटर सीख सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच जो सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे कि पालमपुर के गांव के लोगों को रायगंज में व्यापार करने जाना पड़ता था। जो यहाँ सड़क है वहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरे गाड़ी चलाने वाले लोग होते थे। जब कच्ची सड़क होती थी तो यहाँ पे ले जाने लाने में दिक्कत होता था, इसीलिए परिवहन की तेज गति को देखते वहाँ पे पक्की सड़कें बना ली गई। वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते और उन्हें बदले में उन्हें पैसे मिलते। गत वर्षों में परिवहन में जुड़े लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों ने यह सोच लिया कि अब ये बिजनेस हो गया कि हम जो है किसानों के मालों को शहर तक पहुंचाएंगे, रायगंज तक, तो उसमें हमें गाड़ियाँ चाहिए होंगी। तो अब जो किसान थे जिनके सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापारी पहुंचाया करते थे, उन्होंने पहले एक ट्रैक्टर, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 बैलगाड़ी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह और ये सारी चीज़ें उन्होंने खरीदना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि परिवहन में तेज़ी से विकसित
होना आरंभ हो गया। अब किशोर की कहानी पढ़ते। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से घर परिवारों की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत है, जैसे भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जाते थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह दूध बेचता है। अब उसे अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली, जिसमें कि वह कई प्रकार के सामान ले जाता। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता था। कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर भी जाता था। हर एक महीने में उसे परिवहन संबंधी कोई ना कोई काम मिल जाता। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कमाने लगा। चलिए किशोर के बारे में समझते हैं कि किशोर पहले एक मजदूर था जो खेतों में काम करता था। जब मशीनों के आ जाने से उसकी मजदूरी कम हो गई तो वो अपनी परिवार की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाता था। इसलिए उसने क्या किया, बैंक से कर्ज लिया और एक भैंस भी खरीद ली। भैंस खरीदने के कारण वो क्या किया, दूध बेचने लगा। अब उसने क्या किया, तो पहले भैंस खरीदा और जब दूध बेचने के दूसरे कुछ पैसे आए तो उसने भैंसा गाड़ी खरीद ली। भैंसा गाड़ी से वो क्या करता, एक तो दूध देकर कर आता, दूसरा वहाँ पे कुछ व्यापारी जो होते थे उनके सामानों को रायगंज भी ले जाता। उसके अलावा जो है वो कुम्हार के लिए मिट्टी भी लेकर आता। इस तरीके से उसका पारिश्रमिक वेतन क्या हो गया, बढ़ गया। और उसने क्या किया, तो अपने परिवार को अब आसानी से वो चला सकता था। किशोर की स्थायी पूंजी क्या है, तो स्थायी पूंजी उसकी क्या थी, भैंस, जिससे वो क्या करता था, दूध निकालता था और जाके अन्य शहरों में बेचता था। उसके अलावा वो अपनी भैंसा गाड़ी से अन्य जगहों पर माल भी पहुंचाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी। अगर वो कभी क्या करता, अगर उसका माल 1 से 2 दिन में अच्छे तरीके से बिक रहा है, वो ले जा रहा है और ला रहा है, तो उसकी कमाई अच्छी हो जाती है। लेकिन जिस दिन उसे इस तरीके का काम नहीं मिलता तो उसे दूध से ही जितना कमाई हो पाता वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता होगा। किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है, तो किशोर 3 से 4 उत्पादन क्रियाओं में लगा। पहला तो उसका दूध दोहना, उसके अलावा जो है सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, तीसरा जो है मिट्टी कुमार को पहचाना। आप भी सोच सकते हैं। और कभी कभी वो क्या करता था, गुड़ भी पहुंचा देता था। क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ होगा। हाँ, क्योंकि अगर सड़कें कच्ची रहती तो उसे अपने सामान को ले जाने और लाने में थोड़ी दिक्कतें आती, मतलब समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक लग जाता और उसे जो है मतलब अच्छी तरीके से मुनाफा भी वो नहीं कमा पाता। हो सकता था कि कच्ची सड़कों के कारण जो है उसे भैंसा गाड़ी निकालने में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती, लेकिन सड़क की अच्छी स्थिति के कारण वो सामान आसानी से ले जाता था और पहुँचा भी देता था। चलिए, तो अब यह जो अध्याय है यह समाप्त हुआ। हमने इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दोनों वीडियो में इसे समाप्त कर दिया है। अब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों